हेलो गाइस, मैं आपका वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मेडिकोज क्लासेस में। आज का हमारा नया टॉपिक होगा पैनक्रियाज, एंडोक्राइन फार्मेकोलॉजी का नेक्स्ट टॉपिक पैनक्रियाज। तो चलिए शुरू करते हैं। पैनक्रियाज मेनली थ्री टाइप ऑफ सेल प्रेजेंट, actually four type of cell present, but mainly three type of cell present. Alpha cell secrete glucagon, beta cell secrete insulin and amylin, and delta cell secrete somatostatin. अब फर्स्ट पहले हम बात करेंगे इंसुलिन के बारे में। इंसुलिन में कितने 51 अमीनो एसिड प्रेजेंट होते हैं। जो एक अमीनो एसिड की पॉलीपेप्टाइड की चेन होती है, इसमें चेन ए चेन बी दो मिली चेन प्रेजेंट होती है। चेन ए में 21 अमीनो एसिड होते हैं और चेन बी में 30 अमीनो एसिड होते हैं। तो इसको याद करने का भी तरीका सिंपल है, 51। जैसे पुराने समय में जो है हम लोग जैसे जब कहीं शादी बारात में जो रुपये दिए जाते थे, पहले 11, 21, 51 ये रुपये दिए जाते थे। तो उसमें जैसे 51 सबसे सिंपल याद करने वाला 51, और 51 अगर याद है, और बी में क्या है 21। तो पहले ऐसे रुपये दिए जाते थे 11, 21, 51, 101 ये रुपये दिए जाते। तो उसी हिसाब से याद कर सकते हैं, बाकी जैसा भी आपका तरीका हो वैसे याद कर सकते हैं। इसमें चेन ए और चेन बी के साथ क्या है, सी पेप्टाइड है। सी पेप्टाइड जब निकल जाएगा तो वो मैच्योर इंसुलिन बनता है। उसके पहले जो प्रेजेंट होता है प्रो इंसुलिन फॉर्म होता है। तो सी पेप्टाइड का क्या यूज़ है, वैसे कोई यूज़ नहीं है। बस एक यूज़ ये है कि अगर हमें ग्लूकोज लेवल चेक करना होता है तब तो हम ब्लड ग्लूकोज करा सकते हैं, HbA1c करा सकते हैं, टेस्ट करा सकते हैं, फास्टिंग भी करा सकते हैं, पोस्ट पांडिल कराते हैं। लेकिन अगर हमें ये चेक करना है कि बॉडी में कितना इंसुलिन बन रहा है, तो वो हम चेक करेंगे किससे, सी पेप्टाइड से। जितना सी पेप्टाइड का सिक्रीशन होगा, जितना सी पेप्टाइड का लेवल होगा, उसी के इक्विमोलर क्या होगा, इंसुलिन का भी सिक्रीशन होगा। तो इंसुलिन और सी पेप्टाइड का मतलब लेवल सेम होता है। तो उससे हम डायग्नोस कर सकते हैं कि सी पेप्टाइड के लेवल से हम जो उस चीज़ को पता कर सकते हैं। फिर आगे बात करते हैं कि इंसुलिन का सिक्रीशन कैसे होता है। तो सिक्रीशन की अगर यहाँ बात करें कैसे इंसुलिन का फॉर्मेशन होता है, तो कैसे सेल में वो रिलीज़ होता है। तो जैसे ग्लूकोज है, यहाँ पर रिसेप्टर कौन सा है, ग्लूट2 जो है बीटा सेल ऑफ पैंक्रियाज पर ये ग्लूट2 रिसेप्टर प्रेजेंट होता है। नॉर्मली बॉडी में आज अलग अलग ग्लूट के रिसेप्टर होते हैं। जैसे ग्लूट4 क्या होता है, वो सेल में प्रेजेंट होता है जो ग्लूकोज का अपटेक करवाता है। लेकिन यहाँ पर बीटा सेल है तो यहाँ पर ग्लूट2 प्रेजेंट है, और ग्लूट2 में के द्वारा ग्लूकोज की एंट्री होगी, मेटाबॉलिज्म होगा, ग्लाइकोलाइसिस चलेगी, तो क्या बनेगा, एटीपी का फॉर्मेशन होगा। और जब एटीपी का फॉर्मेशन होगा तो ये एटीपी क्या करता है, K+ पोटेशियम चैनल्स होते हैं उनको क्या करता है, डीपोलराइज कर देता है, उस चैनल को क्लोज कर देता है। तो पोटेशियम का बाहर क्या होगा, मूवमेंट नहीं होगा। और जिसकी वजह से पोटेशियम चैनल के डीपोलराइजेशन होने की वजह से क्या होता है, कैल्शियम चैनल का डीपोलराइजेशन होता है। मतलब कैल्शियम चैनल क्या होंगे, ओपन हो जाएंगे। कैल्शियम जब चैनल्स ओपन हो जाएंगे तो कैल्शियम क्या करेंगे, जो बीटा सेल के अंदर इंसुलिन की वेसिकल्स हैं उनकी क्या करा देंगे, एक्जोसाइटोसिस करा देंगे, और इस प्रकार से इंसुलिन का इंसुलिन रिलीज हो जाएगा। एक बात यहाँ पर ये है कि जैसे हम पढ़ेंगे अभी इंसुलिन सिक्रीटोगॉक्स, उसमें क्या है, जैसे जो K+ चैनल को ब्लॉक करते हैं इंसुलिन के, तो K+ चैनल को जो ड्रग्स ब्लॉक करेंगे, लाइक सल्फोनाइल यूरियाज ड्रग है इसमें, और भी ड्रग है, मैग्लिटिनाइड्स हैं, ये सब हैं, सिक्रीटोगॉक्स हैं, मतलब जो इंसुलिन का सिक्रीशन करवाने वाली ड्रग हैं। और वो ड्रग क्या करेंगे, जब इस चैनल को ब्लॉक कर देंगे तो इंसुलिन का सिक्रीशन क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो इसमें यही मेन बात है, इंसुलिन का सिक्रीशन कैसे होता है, तो ये कहानी है। हमारे इंपॉर्टेंट से ज़्यादा समझने लायक चीज़ ये है कि यहाँ पर सल्फोनाइल यूरियाज और मैग्लिटिनाइड्स ये दो ड्रग्स हैं जो इसको ब्लॉक करती हैं। तो ये मैकेनिज्म समझने में आसानी रहेगी। बाकी जो इंसुलिन रिलीज़ हो रहा है उसको प्रमोट कौन करेगा, ग्लूकोज करेगा, है ना। इंसुलिन का खुद अगर लेवल ब्लड में कम है तो वो खुद ही प्रमोट करेगा, है ना। ऑटो रेगुलेशन के बीटा एगोनिस्ट हैं, फैटी एसिड हैं, फैटी एसिड का अगर ज़्यादा लेवल होगा, कॉलीसिस्टोकाइनिन है ये सीसी के, ग्लूकेगॉन लाइक पेप्टाइड 1, ये सारे क्या हैं, इस इंसुलिन के रिलीज़ को प्रमोट करेंगे। और इंसुलिन के रिलीज़ को इनहिबिट करने में इंसुलिन खुद ही अल्फा एगोनिस्ट, यहाँ पर फैटी एसिड का अगर लेवल कम होगा तो वो प्रमोट करेगा। यही सारी चीज़ें हैं।
तो बेसिक यही चीज़ हमें जानना है, कौन इंसुलिन का सिक्रीशन बढ़ा रहा है और कौन कम कर रहा है। अब बात करते हैं एक्शन क्या, इंसुलिन करता क्या है। स्टिमुलेट द एंट्री ऑफ ग्लूकोज इन मसल एंड फैट, किसके थ्रू, GLUT4 रिसेप्टर के थ्रू, GLUT4। अब बात करते हैं इफेक्ट ऑन लिवर, लिवर पर क्या इफेक्ट होगा। तो लिवर पर इफेक्ट की अगर हम बात करें तो लिवर में जैसे क्या जो कैटाबॉलिक एक्शन है उसको क्या करेगा, रिवर्स करेगा, और एनाबॉलिक एक्शन को प्रमोट करेगा। मतलब एनाबॉलिक चीज़ें ज़्यादा होंगी, मतलब एनाबोलिसिस ज़्यादा होगी, कैटाबॉलिक चीज़ें कम होंगी, रिवर्स हो जाएंगी, कैटाबॉलिक चीज़ें होंगी ही नहीं। तो अल्टीमेट इंसुलिन का टारगेट क्या होता है, ग्लूकोज को कम करना। अब जैसे अगर हम बात करें कि ग्लूकोनियोजेनेसिस हो रही है, जो ग्लूकोज फॉर्मेशन होता है तो वो बंद हो जाएगा, ग्लाइकोलिसिस इनिबिट हो जाएगी, है ना, ग्लाइकोजिनोलाइसिस इनिबिट हो जाएगी। प्रमोट कौन होगा, ग्लाइकोजिनेसिस, ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन इसको प्रमोट किया जाएगा। ये सारी चीज़ें प्रमोट होंगी। जो चीज़ें ग्लूकोज का यूज़ करके कुछ अदर प्रोडक्ट बना दें उसका तो प्रमोशन होगा, ठीक है। जो कैटाबॉलिक हैं, जो ग्लूकोज बनाएंगी, जैसे ग्लूकोनियोजेनेसिस है, प्रोटीन का यूज़ किया जाएगा, फैट का यूज़ करके ग्लूकोज बनाना है, तो वो चीज़ क्या हो जाएगी, इनिबिट हो जाएगी। फिर बात करते हैं मसल पर क्या होगा, मसल में क्या होगी, प्रोटीन सिंथेसिस होगी, है ना। अगर प्रोटीन ब्रेक डाउन हो रहा होगा तो उसको इनिबिट किया जाएगा। फैट की अगर बात करेंगे तो फैट का क्या फ्यूचर है, एडिपोज टिश्यू में, मतलब ट्राइग्लिसराइड का स्टोरेज बढ़ेगा, लाइपोलिसिस जो होगी उसको इनहिबिट कर दिया जाएगा, है ना, लाइपोजेनेसिस कराई जाएगी, लाइपोलिसिस नहीं की जाएगी। अब बात करते हैं यूज़ क्या क्या हो सकता है। तो अगर हम यूज़ की बात करेंगे तो पहला यूज़ अपने पास ये है कि क्या कर सकते हैं, टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस में क्या है, ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी है, इंसुलिन है, क्योंकि वहाँ पर बीटा सेल तो है ही नहीं है, बीटा सेल नहीं है। बीटा सेल टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस में क्या होता है, बीटा सेल के खिलाफ क्या होता है, ऑटो एंटीबॉडी बन जाती है, और ऑटो एंटीबॉडी बनने की वजह से क्या होती है, बीटा सेल डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। तो वहाँ पर तो हमें क्या इंसुलिन डायरेक्ट देना ही पड़ेगा। अब बात करते हैं टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस की। टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस में हम अगर नॉर्मल इनिशियल केस है तो उसमें तो यूज़ नहीं करते, लेकिन जब अनकंट्रोल्ड केस हो जाता है तो उसमें हम यूज़ करते हैं। अनकंट्रोल्ड टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस में लास्ट फेज़ में क्या करते हैं, इंसुलिन का यूज़ करते हैं। गेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस, प्रेगनेंसी की कंडीशन में अगर डायबिटीज़ है प्रेग्नेंट मदर को तो वहाँ पर क्या होगा, इंसुलिन का यूज़ किया जाएगा। या डायबिटिक कीटोएसिडोसिस है तो भी किसका यूज़ करेंगे, इंसुलिन का यूज़ करेंगे। या टाइड स्ट्रेस है, आफ्टर सर्जरी अगर स्ट्रेस है वहाँ पर अगर रिक्वायरमेंट है तो इंसुलिन का यूज़ करेंगे। एक नॉन डायबिटिक यूज़ है जैसे हाइपर कैलीमिया है तो उसमें हम यूज़ करते हैं। अब जैसे यहाँ पर अगर इंसुलिन का यूज़ करेंगे तो अगर हाइपर कैलीमिया है तो यहाँ पर क्या होगा, K+ नहीं जाएगा, K+ का लेवल कम होगा, तो हाइपर कैलीमिया में भी हम यूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं ग्लूकेगॉन की। ग्लूकेगॉन की अगर बात करेंगे तो ये क्या कराएगा, हाइपोग्लाइसीमिया। इसका टारगेट ही क्या है, ग्लूकोज को किसी भी तरह से क्या करना है, कम कराना है, डिक्रीज द ग्लूकोज लेवल इन ब्लड। मेनली यूज़ यही, मेन यूज़ इसका यही है ही। अब बात कर, बट इस एक्सेप्शन क्या है, जैसे अगर स्टारवेशन इंड्यूस या एल्कोहल इंड्यूस हाइपोग्लाइसीमिया है तो वहाँ पर क्या है, वहाँ पर ग्लूकेगॉन क्या करेगा, ग्लूकोज प्रोडक्शन नहीं करा पाएगा, वहाँ पर उस हाइपोग्लाइसीमिया को ये प्रिवेंट नहीं कर पाएगा। बाकी कैसी भी हाइपोग्लाइसीमिया होगी तो वो ग्लूकेगॉन क्या करेगा, इंसुलिन को एक्टिवेट करके वहाँ पर ग्लूकोज मतलब वो प्रोडक्शन जो है करवाएगा, ग्लूकोज बनवाएगा। लेकिन अगर स्टारवेशन या एल्कोहल इंड्यूस हाइपोग्लाइसीमिया है तो उसमें ग्लूकेगॉन इफेक्टिव नहीं होगा। बात करेंगे एंटीडोट क्या है, ग्लूकेगॉन को हम क्या कर सकते हैं, बीटा ब्लॉकर की पॉइजनिंग में एंटीडोट के फॉर्म में यूज़ करते हैं। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में ध्यान रखना है कभी कि बीटा ब्लॉकर पॉइजनिंग में हम एक ऑप्शन ये है ग्लूकेगॉन का भी यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं डायबिटीज़ मेलाइटस की। डायबिटीज़ मेलाइटस डायग्नोसिस मतलब कैसे टेस्ट क्या कराते हैं, तो वही कि फास्टिंग ब्लड शुगर क्या होना चाहिए, 126 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा होना चाहिए। पोस्ट प्रॉन्डियल मतलब आफ्टर मील मतलब मील के 2 घंटे बाद अप्रॉक्स 2 घंटे बाद हम टेस्ट करते हैं तो उसमें ब्लड ग्लूकोज लेवल 200 से ऊपर मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ऊपर होना चाहिए। या HbA1c मोस्ट
सिग्निफिकेंट मतलब मोस्ट ज़्यादा स्पेसिफिक होता है टेस्ट HbA1c 6.5 ग्राम पर % से ज़्यादा होना चाहिए HbA1c। मतलब इसमें 3 मंथ का पूरे 3 मंथ का रिकॉर्ड मिल जाएगा। 3 मंथ में ग्लूकोज की क्या बैलेंस रहा है, कम ज़्यादा क्या पूरा, वो 3 मंथ का वो होता है। क्योंकि यहाँ HbA1c जो होता है वो प्रेजेंट होता है वो RBC के टर्मिनल पॉलीपेप्टाइड चेन, वहाँ पर HbA1c प्रेजेंट होता है। तो RBC की लाइफ साइकिल कितनी होती है, लगभग 120 दिन के आसपास, मतलब 110 120 इतनी होती है। तो अप्रॉक्सीमेट हमें इतने दिन का ग्लूकोज का रिकॉर्ड मिल जाता है। इसमें और भी बातें हैं, उसके बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं अभी। अब आगे बात करेंगे इसके बारे में। टाइप 1 डायबिटीज़ मेलिटस ओनली ट्रीटेड बाय इंसुलिन, इंसुलिन से ही ट्रीटमेंट किया जाएगा मेनली। और भी हैं ऑप्शन, पर मतलब मैक्सिमम केसेस में इंसुलिन इंजेक्शन ही दिया जाता है, जो मतलब मोस्ट कॉमन यही है। इसमें से टेस्ट की बात करते हैं, 3 टेस्ट के बारे में बताया। आप जैसे इसमें एक टेस्ट और भी होते हैं, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट है, उसका भी यूज़ करते हैं। उसमें कोई एक पर्टिकुलर इतना 75 ग्राम ग्लूकोज और ये सब पूरा होता है प्रोसीजर, तो वो भी इतना नहीं, बेसिक ये 2-3 चीज़ें ध्यान रखना ज़रूरी है। फिर बात करेंगे टाइप 2 डायबिटीज़ मेलिटस की। यहाँ पर क्या ओरली एक्टिव ड्रग, मोस्टली ओरली एक्टिव ड्रग ही क्या होंगी, इंपॉर्टेंस रखेंगी। हाँ, अगर टाइप 2 डायबिटीज़ मेलिटस क्या हो जाता है, अनकंट्रोल्ड हो जाता है, तो वहाँ पर हम इंसुलिन का यूज़ करते हैं। अब बात करते हैं इंसुलिन के इंजेक्शंस की। कौन कौन से इंजेक्शन है, जैसे रैपिड है। रैपिड की अगर बात करें तो नाम है लिस्प्रो, एस्पार्ट और ग्लूलिशीन, है ना। तो इसमें जैसे ध्यान रखो कि सब में एस आ रहा है, एस है ना रैपिड में, तो इससे याद कर सकते हैं। एस वाले हैं लिस्प्रो, एस्पार्ट, ग्लूलिशीन। और अगर शॉर्ट एक्टिंग की बात करेंगे तो इसमें क्या है, सेमी लेंटे, एक टर्मिनोलॉजी मिलेगी तो इसमें सेमी लेंटे है, इसमें लेंटे है, इसमें अल्ट्रा लेंटे है ना। तो सेमी लेंटी, अल्ट्रा लेंटी और लेंटी, तो इसको ऐसे याद करते हैं। मतलब शॉर्ट वाले में सेमी आ गया, इंटरमीडिएट में लेंटी आ गया, उससे एबव वाला क्या लॉन्ग एक्टिंग क्या अल्ट्रा लेंटी। इसको तीनों ऐसे याद कर सकते हैं। शॉर्ट में एक और है, रेगुलर है, और तुम्हारा इसमें एक NPH है, और इसमें ग्लार्जीन है ना। तो और भी हैं, बहुत सारे इंजेक्शन हैं, पर अभी ज़्यादा नहीं, एक बेसिक 7-8 अगर याद रहेंगे तो सफिशिएंट रहते हैं। तो लिस्प्रो, एस्पार्ट और ग्लूसिलीन ये रैपिड हैं, शॉर्ट एक्टिंग में रेगुलर और सेमी लेंटे है, इंटरमीडिएट एक्टिंग में NPH और लेंटे है, और लॉन्ग एक्टिंग में अल्ट्रा लेंटे और ग्लार्जीन है। अब बात करते हैं जितने भी इंसुलिन के इंजेक्शन है, इसको हम कैसे यूज़ करते हैं, सबक्यूटेनियस यूज़ करते हैं। और इनका pH क्या होता है, न्यूट्रल pH होता है, सबका pH लगभग सेम होता है। और ये आपस में हम इन सब इंजेक्शंस को आपस में मिला सकते हैं, एक दूसरे में मिक्स कर सकते हैं। लेकिन 1-2 एक्सेप्शन है, जैसे रेगुलर शॉर्ट एक्टिंग में रेगुलर इंसुलिन है, उसको हम IV यूज़ करते हैं, पहला एक्सेप्शन। दूसरा एक्सेप्शन जो ग्लार्जीन, इसे अल्ट्रा लॉन्ग या लॉन्ग एक्टिंग कहते हैं, ये क्या है, pH <4 पर वर्क करता है ना। तो ये इसका pH न्यूट्रल pH के बराबर नहीं है, इसको हम किसी अनदर इंसुलिन के साथ मिक्स नहीं कर सकते हैं। तो 1-2 एक्सेप्शन है इसमें। अब बात करते हैं इंसुलिन डिलीवरी डिवाइसेस की। उसमें फर्स्ट अपने पास है डिस्पोजेबल निडल या सिरिंज, दूसरा है पोर्टेबल पेन इंजेक्टर्स, या फिर तीसरा है इंसुलिन पंप। अब डिस्पोजल निडल सिरिंज जानते हैं, डिस्पोजल होती हैं, अपना यूज़ करते हैं। और उसके बाद एक पेन आता है, उसमें इंजेक्टर्स, वो भी यूज़ करते हैं। इसमें ज़्यादा बेनिफिट्स है, सबसे ज़्यादा अच्छा यही है कि इंसुलिन पंप्स का यूज़ करते हैं, क्योंकि मल्टीपल इंजेक्शन हमें लगाना, ये सब सारी प्रॉब्लम से छुटकारा मिल जाएगा पंप का यूज़ अगर करेंगे। बेनिफिट ओवर मल्टीपल इंजेक्शन। तो और भी हैं, और भी डिवाइसेस हैं, पर हमने 2-3 के बारे में बात किया है। फिर हम बात करेंगे साइट के बारे में। साइट के बारे में अगर बात करेंगे तो सबक्यूटेनियस रूट ऑन एब्डोमेन एक्सेप्ट 2 इंच अराउंड एम्ब्लाइकस, मतलब एम्ब्लाइकस के 2 इंच के मतलब वहाँ से जो हम इंजेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा थाई में भी इंजेक्ट कर सकते हैं, बटक्स में कर सकते हैं, डॉर्सल आर्म में भी इंजेक्ट कर सकते हैं। तो ये अपने साइट है। अब बात करते हैं कॉम्प्लिकेशन क्या है इंसुलिन थेरेपी की। तो पहला ये एक हाइपोग्लाइसीमिया, जो मोस्ट कॉमन है, कि हमने इंसुलिन का इंजेक्शन लिया
और इंसुलिन इंजेक्शन, क्योंकि इंसुलिन की मैकेनिज्म क्या है कि ब्लड का ग्लूकोज लेवल कम करना है, और ब्लड का ग्लूकोज लेवल कम करके कहाँ पहुँचाना है, सेल को पहुँचाना है। ये तो बेसिक एक मैकेनिज्म है, मतलब ले टर्म में ही समझना कि हाँ ग्लूकोज ब्लड से कम होगा और पहुँचेगा कहाँ पर, सेल के अंदर। किसके थ्रू, GLUT4 के थ्रू सेल को ग्लूकोज देना है, क्योंकि सेल ग्लूकोज नहीं पा रही हैं। चाहे वो टाइप 1 की बात करेंगे तो वहाँ बीटा सेल डिस्फंक्शन है, तो उसकी वजह से इंसुलिन नहीं बन रहा है, तो ब्लड जो ग्लूकोज है वो सेल को नहीं पहुंच रहा है। या दूसरी अगर टाइप 2 की बात करें तो वहाँ पर क्या प्रॉब्लम होती है, रिसेप्टर्स की प्रॉब्लम होती है कि रिसेप्टर अपटेक नहीं कर पाते हैं किसका, ग्लूकोज का। रिसेप्टर्स की क्या सेंसिटिविटी ख़राब हो जाती है ना। तो ऐसे अगर इस बात एक कहानी है कि जैसे एक लॉक है, एक की है, अगर की ख़राब हो गई तो मतलब टाइप 1 ख़राब हो गया, मतलब की इंसुलिन मतलब नहीं बन रहा है। और दूसरा क्या है, लॉक जो है अपना ताला जो है लॉक, अगर वो ख़राब हो गया मतलब रिसेप्टर ख़राब हो गए, तो उसमें की तो है हमारे पास लेकिन लॉक सही नहीं है, तो वो टाइप 2 है। तो यहाँ पर मोस्ट कॉमन क्या, हाइपोग्लाइसीमिया साइड इफ़ेक्ट है। तो इसमें हमें ये ध्यान रखना होता है, हमें मील को स्किप नहीं करना है और ग्लूकोज को अपने साथ रखना, टॉफ़ी बिस्किट ये सब चीज़ें साथ रखनी है ना। अगर बाय द वे हमने इंसुलिन इंजेक्शन लिया और हमने खाना नहीं खाया तो उसमें ये दिक्कत होती है, हाइपोग्लाइसीमिया हो जाती है पेशेंट को। और वार्निंग मतलब एक हम लोग फार्माकोलॉजी में और पढ़ते हैं कि अगर कोई पेशेंट है उसने बीटा ब्लॉकर थेरेपी पर, अगर वो बीटा ब्लॉकर का यूज़ कर रहा है और इंसुलिन भी उसे डायबिटीज़ भी है, तो बीटा ब्लॉकर क्या करता है, बीटा ब्लॉकर का लिवर में फंक्शन होता है, मतलब बीटा 2 रिसेप्टर प्रेजेंट्स होते हैं लिवर में, वो ग्लूकोनियोजेनेसिस जितने भी ग्लूकोज प्रोडक्शन की मैकेनिज्म है सबको ब्लॉक करके रखते हैं। अब पेशेंट ने मान लो बीटा ब्लॉकर है, डायबिटिक है, बीटा ब्लॉकर ले रहा है, डायबिटिक है, अब उसने बीटा ब्लॉकर लिया हुआ है, उसने इंसुलिन का इंजेक्शन मान लो लिया भी, या ले लिया इंसुलिन का इंजेक्शन, और उससे क्या हो गई, हाइपोग्लाइसीमिया हुई। और एक तो वैसे भी लिवर क्या है, ग्लूकोज तो लिवर वैसे भी नहीं बना रहा, और उसको क्या हो गई, हाइपोग्लाइसीमिया भी हो गई इंसुलिन इंजेक्शन लेने के बाद। और उसे क्या होगा, उसे पता नहीं चलेगा, क्यों, क्योंकि जो बीटा ब्लॉकर है ये सिम्टम्स जो होते हैं, वार्निंग सिम्टम्स होते हैं, उनको क्या कर देता है, मास्क कर देता है, मास्क द वार्निंग सिम्टम। जैसे अगर बात करें पाल्पिटेशन हुआ, ट्रैकीकार्डिया हुआ, या मसल ट्रेमर्स हुए, है ना, मसल ट्रीमर्स और मसल ट्रेमर, पाल्पिटेशन, ट्रैकीकार्डिया और स्वेटिंग, ये सब होते हैं वार्निंग सिम्टम्स होते हैं। अगर किसी पेशेंट को हाइपोग्लाइसीमिया होगी, कोमा में एडवर्स कंडीशन पेशेंट कहाँ चला जाएगा, कोमा में चलाएंगे, तो ये कोमा में जाने से पहले ये सारी प्रॉब्लम्स होगी। अब वो पेशेंट क्या ले रहा है, बीटा ब्लॉकर ले रहा है, और बीटा वन किस पर रिसेप्टर प्रेजेंट, हार्ट पर प्रेजेंट होता है, जेजी सेल पे प्रेजेंट होता है। वो क्या, जो पाल्पिटेशन है या ट्रैकीकार्डिया उसको क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा, तो पेशेंट को फील ही नहीं आएगा पाल्पिटेशन, ट्रैकीकार्डिया। बीटा 2 रिसेप्टर कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, मसल्स से प्रेजेंट होते हैं। अब वो पेशेंट क्या ले रहा है, बीटा ब्लॉकर ले रहा है, तो क्या होंगे, मसल ट्रेमर भी नहीं आएंगे, मसल ट्रेमर्स भी नहीं आएंगे। अब बात करते हैं स्वेटिंग की। स्वेटिंग एक एक्सेप्शन है, क्योंकि यहाँ पर जो पोस्ट सिनेप्टिक रिसेप्टर होता है, पोस्ट सिनेप्टिक एक मान लेते हैं प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन है और पोस्ट सिनेप्टिक है ये, और बीच में गैंग्लिया है। तो यहाँ पर क्या होता है, जो स्वेट ग्लैंड है यहाँ प्री सिनेप्टिक पर भी क्या होता है, एसिटाइलकोलिन तो हर जगह होता है प्री सिनेप्टिक पर, और पोस्ट सिनेप्टिक पर भी यहाँ पर क्या होगा, एसिटाइलकोलिन होगा। इसलिए केवल स्वेटिंग ही एक ऐसा बचेगा जो बीटा ब्लॉकर अगर पेशेंट ले रहा है तो वार्निंग सिम्टम्स में उसे स्वेटिंग मिलेगी पेशेंट को, बाकी और कोई वार्निंग सिम्टम्स होंगे वो पेशेंट को नहीं मिलेंगे। तो ये जो है पूछा जाता है क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन है। इसके आगे बात करते हैं लाइपोडिस्ट्रोफी एट इंजेक्शन साइट। एक्चुअली क्या होता है, जहाँ पर इंसुलिन का इंजेक्शन लगाते हैं वहाँ पर क्या होता है, वो लाइपेज को क्या करता है, एक्टिव कर देता है इंसुलिन, जिसकी वजह से वहाँ पर जहाँ पर इंजेक्शन की जो साइट होती है वहाँ पर लिपोडिस्ट्रोफी होने लग जाती है। मतलब वहाँ पर वहाँ पर जो फैट होता है वहाँ पर वो डिग्रेडेट होने लग जाता है। तो हम इसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, तो हम अवॉइडेड करेंगे कि इंजेक्शन कहाँ पर, सेम साइट पर। अगर एक ही जगह पर इंजेक्शन लगाने को हम लोग प्रेफर नहीं